हाय हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका कोशिका चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में, फिर पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सबसे कठिन माना जाने वाला टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में। हमारे गुरुजी तो कहा करते थे किसी भी टॉपिक का एक बार अच्छे से विजन कर लो, यानी उसको समझते हुए उसकी नोट्स बना लो और 3 बार भयंकर रिवीजन कर लो तो वो टॉपिक जो है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, यानी बहुत दिनों तक याद रहता है। फिर कभी कभी अगर उसको आप रिवाइज करते रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो भूलता नहीं है। तो इसीलिए टॉपिक को हमेशा समझ समझ के पढ़ना चाहिए, एक बार अच्छे से उसका विजन करना चाहिए और उसके बाद उसका 3 बार रिवीजन कर लो तो भूलेगा नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो हम लोग आज 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है, इसका नाम है केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, कोशिका का मालिक होता है ये। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग केंद्रक कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और फिर तीसरा पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर शॉर्ट में कहते हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो 3 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले केंद्रक से कि केंद्रक होता क्या है। ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केंद्रक है ना वो कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। कोशिका के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी क्रिया चलेगी कौन सी क्रिया नहीं चलेगी, कौन सा पदार्थ बनेगा कौन सा पदार्थ नहीं बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो कैसे बनेगा, कुल मिला के पूरे कोशिका को कंट्रोल करने वाला सेंटर कौन है, न्यूक्लियस, केंद्रक। जैसे आपने देखा भी होगा इस भारत देश में जितने भी राज्य हैं उनको कंट्रोल करने वाला कौन है, सेंटर, मोदी जी। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहे हैं। तो वैसे ही जैसे सभी राज्यों को कंट्रोल सेंटर करता है, केंद्र करता है, वैसे ही कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों को, यहां तक कि कोशिका द्रव्य में चलने वाली अभिक्रियाओं को भी कंट्रोल करता है केंद्रक। तो इसका नाम ही पड़ गया केंद्रक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो सबसे पहला पॉइंट हमें केंद्रक में क्या याद करना है, ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम कोशिका का कोई अंग पढ़ते हैं, यानी कोशिकांग, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहा जाता है, अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो जब भी हम कोई कोशिकांग पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि उसके चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा रहता है कि कोई कोशिकांग देगा और कहेगा बता उसके चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है। तो केंद्रक के चारों तरफ 2 झिल्ली होती है। सबसे बाहर वाले को बाहरी झिल्ली, अंदर वाले को आंतरिक झिल्ली यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। खास बात यह है कि बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये इसकी बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन। और देखो इसमें छोटे छोटे आपको छेद दिखाई देंगे, ये देखो छेद दिखाई दे रहा, इसमें आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, ये देखो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो पहला पॉइंट ये, केंद्रक के चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है, 2 झिल्ली होती है। एनसीईआरटी में लिखा भी है, हम आपको दिखा भी देते हैं, देखो ये केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक लेयर होता है, मतलब डबल लेयर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है, यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है, हालांकि इसने कोशिका द्रव्य लिखा है एनसीईआरटी ने, गड़बड़ है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। दोनों को मिला दें तो वो जीव द्रव्य कहलाता है। अब एनसीईआरटी ने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है कि इन छेद से केंद्रक द्रव्य निकल के आराम से बाहर जा सकता है। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे, केंद्रक के चारों तरफ 2 झिल्लियां, हिंदी थोड़ी गड़बड़ है हमारी, झिल्लियों को अंग्रेजी में बोलते हैं मेम्ब्रेन, हिंदी अंग्रेजी एकदम सही बता रहे हैं, हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है तो आप किताब से देख के लिख लीजिएगा। केंद्रक के चारों तरफ 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, 2 झिल्लियां पाई जाती हैं
जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, जिन्हें केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिन्हें केंद्रक झिल्ली अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं? हां बिल्कुल होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट बोला, बताओ। देखो पहला पॉइंट याद ही नहीं करना, जब भी कोई कोशिकांग पढ़ना तो सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना कि उस कोशिकांग के चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है। जैसे इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे अंतःप्रदब्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बताएंगे उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। फिर आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे उसके चारों तरफ 2 झिल्ली होती है। फिर उसके आगे पढ़ाएंगे आपको क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित कवक, तो वहां बताएंगे उसके चारों तरफ 2 झिल्ली होती है। फिर पढ़ाएंगे आपको गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय, तो वहां पर पढ़ाएंगे उसके चारों तरफ सिर्फ एक झिल्ली होती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई कोशिकांग पढ़ो तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में तुम्हारे यही आना चाहिए कि इसके चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है, क्योंकि झिल्लियों की संख्या पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। हमारे कोशिका द्रव्य में सिर्फ एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, और उसका नाम पता है क्या है? गेस करो, याद करो। उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, और इसीलिए सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। जवाब क्या होगा? राइबोसोम। बाकी जितने भी कोशिकांग हैं उनके चारों तरफ या तो एक झिल्ली होगी या तो 2 झिल्ली होगी। और एक बात आपको और बता देते हैं, याद रखने में आसान रहेगा। 3 कोशिकांग है जिसके चारों तरफ 2 झिल्ली होती है। केंद्रक चारों तरफ 2 झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ 2 झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट चारों तरफ 2 झिल्ली, बाकी सब में 1 झिल्ली। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा, चलो ठीक है। तो केंद्रक के चारों तरफ 2 झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इन झिल्लियों को मिलाकर बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं, और इस छेद से क्या फायदा होता है कि जो केंद्रक द्रव्य है वो निकल करके बाहर आ सकता है। आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बता देते हैं, थोड़ा सा सुन लो, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं। देखो, ये केंद्रक के अंदर जो द्रव दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। अभी मैंने बताया था, इसके अंदर जो द्रव है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और अभी आगे पढ़ाएंगे कि इसी केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र में डीएनए होता है, और वो डीएनए आरएनए बनाता है, और वो आरएनए इसी छेद से निकल करके कोशिका द्रव्य में चला जाता है, और कोशिका द्रव्य में जाकर के वो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। तो अब समझ में आया इस छेद का क्या फायदा है? सोचो अगर ये छेद ना होता तो वो जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, निकल के बाहर कैसे जाता? और जब निकल के बाहर नहीं जा पाता तो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन कैसे बनाता? अब समझ में आया इसका क्या महत्व है छिद्र का? ये भले नहीं याद रहेगा कौन निकल के जाता है, क्या बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में नहीं आएगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन छिद्र का क्या महत्व ये तो समझ में आ गया होगा ना कि अगर ये छिद्र ना होता तो आरएनए बाहर नहीं निकल पाता, आरएनए बाहर नहीं निकलता तो प्रोटीन कैसे बनता, और प्रोटीन नहीं बन पाता तो कोशिका द्रव्य में चलने वाली अभिक्रियाएं नहीं चल पाती, क्योंकि प्रोटीन ही एंजाइम का काम करता है, एंजाइम ही उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक के बिना तो अभिक्रिया की स्पीड बढ़ती ही नहीं है, बहुत स्लो स्लो अभिक्रिया चलती है, पढ़ा होगा आपने सब। कुल मिला के खैर छोड़ो, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्या याद करना है? केंद्र के चारों तरफ 2 झिल्ली होती है, झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन छिद्रों से कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य बाहर निकल सकता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान समझेंगे। ये जो केंद्रक है ना, अभी मैंने बताया भी है, हम डायग्राम से दिखा देते हैं, डायग्राम से याद रखो, भूलेगा नहीं आपको। देखो, केंद्रक को जब भी याद रखना हो तो ऐसे याद करो, सीन क्रिएट करते हैं। मान लो एक बॉल है, ये है एक बॉल, ठीक, इसके चारों तरफ कितनी झिल्ली है? 2 झिल्ली।
इस बॉल को मान लो केंद्रक। 3D है ये। बॉल कैसा होता है? 3D होता है। 2D होता है कि 3D होता है? 3D। 3D समझते हो ना? हाँ, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई, उसको क्या बोलते हैं? 3D, 3 बीमी, 3 डायमेंशन। तो जो बॉल है उसको हमने क्या मान लिया? केंद्रक। अब इस केंद्रक में छोटे छोटे क्या है? छेद है। ये इसमें छोटे छोटे छेद है, और इस छेद से क्या होगा? केंद्रक द्रव्य बाहर जा सकता है। और आपको पता है इस बॉल के अंदर छड़ की समान संरचनाएं होती हैं। इस तरह से एनसीईआरटी में लिखा है छड़ की समान संरचनाएं होती हैं। और पता है इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। इनको कहा जाता है गुणसूत्र। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। देखो कहीं कहीं पे हिंदी बहुत काम करती है, और मैंने बोला भी था बायोलॉजी में तो कई जगह ऐसा होगा कि शब्द ही आपको परिभाषा बता देगा, उसका नाम ही बता देता है कि उसकी क्या परिभाषा है। अगर हम बोले क्रोमोसोम की परिभाषा बताओ, तो अगर आपको नहीं याद है तो नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर हम पूछें कि गुणसूत्र की परिभाषा बताओ, अगर आपको नहीं याद है तब भी बता ले जाओगे। आपको अवसर कैसे? देखो ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा हमारे शरीर में 30,000 से ज्यादा कैरेक्टर पाए जाते हैं। आपके सिलेबस में नहीं, 12th की बायोलॉजी में लिखा है। सोचो 30,000 से ज्यादा कैरेक्टर, और यहां तो हम 4-5 कैरेक्टर गिनते गिनते लगता है बस खत्म हो गया। अरे लंबाई, स्किन का कलर, आंखों का कलर, किसी की आंखें छोटी, किसी की आंखें बड़ी, किसी के कान छोटे, किसी के कान बड़े, किसी के नाक छोटे, किसी के नाक बड़े, किसी का चेहरा लंबा, किसी का चेहरा गोल, किसी का चेहरा चौड़ा, किसी का चेहरा पतला। ये सब कैरेक्टर ही तो है। और ये तो वो कैरेक्टर जो हमको बाहर से दिख रहा है, हमारे बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। बोलो भाई। तो इस तरह से पता है हमारे शरीर में कुल 30,000 से ज्यादा लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। और वो सारे गुण का जो कोड होता है, कोड, कोड समझते हो ना? हर लक्षण का जीन समझ सकते हो। जीन का नाम सुना है? गुणों को कंट्रोल करने वाली संरचना को जीन कहा जाता है, ऐसे समझ लो। तो इन सभी लक्षणों का, इन सभी गुणों का जो जीन होता है, जो कोड होता है ना, वो इस धागे में होता है, और इसी धागे को गुणसूत्र कहा जाता है। तो गुणसूत्र का मतलब ऐसा धागा जिसमें हमारे लक्षणों को नियंत्रित करने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखा हिंदी कितनी अच्छी है। गुणसूत्र से पता लग जाता है इसकी परिभाषा क्या होगी। यानी ऐसा सूत्र, ऐसा धागा जिसमें हमारे सारे गुण का जो कोड होता है वो पाया जाता है। समझ पाए कि नहीं? यस। तो हम क्या कह रहे थे? केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है बताओ? गुणसूत्र पाया जाता है। इसका नाम क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र। इस गुणसूत्र के अंदर, इस गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। और इस डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को जीन कहा जाता है। जीन। समझ में आया? इसको ऐसे समझो, ऐसे ऐसे याद रखना, इसको सीक्वेंस में ऐसे याद रखना। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। और जीन किसको नियंत्रित करता है? लक्षण को। यह हमारा है अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट में बना लो, लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं। अरे एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लिखने के लिए थोड़ा ना आएगा, टिकी तो मारना है। तो फ्लो चार्ट से याद कर लो। तो बताओ केंद्रक में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं? सबसे डर तो हमको रिकॉर्डिंग से ही लगता है। एक दिन पढ़ाते गए, आधा घंटा पढ़ाते चले गए, बाद में पता लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। बहुत गुस्सा लगी बाद में। इसलिए बार बार ध्यान देना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे बताओ? केंद्र का सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना? केंद्र के चारों तरफ 2 झिल्ली होती है, और उसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिससे केंद्रक द्रव्य आराम से बाहर निकल सकता है। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? एक ही पॉइंट पढ़ा था क्या? हाँ,
मतलब दो, ये पहला पॉइंट ये था कि दो झिल्ली होती है, और दूसरा पॉइंट था छोटे छोटे छेद होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि, हाँ तीसरा पॉइंट क्या है कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होगा, डीएनए के छोटे से टुकड़े को जीन कहेंगे, और वो जीन किसको नियंत्रित करेगा? लक्षणों को नियंत्रित करेगा। आप चाहो तो इसको डायग्राम से देख सकते हो, ये डायग्राम है, यही समझा रहे थे कि ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर छड़ की समान संरचनाएं होती है, इसको गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के छोटे से टुकड़े को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ये देखो यहां दिखाया गया, डीएनए के छोटे से टुकड़े को क्या कहा जाता है? जीन। और जीन किसको नियंत्रित करता है? लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो याद रहेगा, केंद्रक के अंदर धागा जिसको बोलते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर फिर से एक धागा जिसको बोलते हैं डीएनए, और डीएनए के छोटे से टुकड़े को क्या बोलते हैं? जीन। और जीन किसको नियंत्रित करता है? लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं केंद्रक के कार्य पे कि केंद्रक करता क्या है। तो हमारी हेडिंग बनेगी केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य, केंद्रक के कार्य। 3 कार्य हैं केंद्रक के, पहले समझा देते हैं फिर लिखाते हैं, ठीक? सुनो ध्यान से। देखो केंद्रक का कार्य याद करना हो ना, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। संयुक्त परिवार का नाम सुना है? कंबाइंड फैमिली, जिसमें बाबा होंगे, फिर बाबा के 4 लड़के, यानी आपके पापा और चाचा लोग, फिर उनके लड़के, है ना, और सब मिलजुल के एक ही साथ रहते हो। कम से कम 15-20 लोगों का परिवार एक ही साथ रहता है, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड फैमिली। शहरों में तो देखने को नहीं मिलेगा, गांव में आज भी देखने को मिल सकता है। तो आप देखना कि जैसे जैसे परिवार में संख्या बढ़ती है ना लोगों की, तू मैं, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, ये सब बढ़ने लगता है। तो फिर जो उस घर का मुखिया होता है, यानी आपके बाबा जी या आपके दादाजी, उनको लगता है कि यार अब घर में ना लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा है, तू मैं ज्यादा होने लगी है, विचार एक दूसरे के मिल नहीं रहे हैं। तो क्या करते हैं? घर का बंटवारा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर घर का बंटवारा कर देंगे साइज छोटा हो जाएगा तो घर आराम से चलेगा। ठीक वही काम हमारे कोशिका में केंद्रक भी करता है। संयुक्त परिवार में घर का मालिक, घर का मुखिया दादाजी थे, और कोशिका में कोशिका का मालिक केंद्रक होता है। तो जब कोशिका का आकार बढ़ने लगता है ना, तो केंद्रक क्या करता है? उस कोशिका को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। एक कोशिका से 2 कोशिका बनना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन को कौन कंट्रोल कर रहा है? दादाजी, यानी कि केंद्रक कंट्रोल करता है। तो पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट ये, कोशिका विभाजन को यह नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन को नियंत्रित, पूरा लिख लेना यार, नहीं लिखेंगे। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? पूरी कहानी समझ में आ गई? कभी भूल जाए तो दादाजी वाला एग्जांपल याद रखना, संयुक्त परिवार कंबाइंड फैमिली वाला एग्जांपल याद रखना। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट क्या है? आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, और उससे पूछो कि बेटा तुम आगे बड़े होके क्या बनोगे, तो पता है वो अलग अलग जवाब देगा। कभी कहेगा मैं टीचर बनूंगा, पुलिस वालों को देखेगा तो कहेगा मैं पुलिस वाला बनूंगा, है ना, नेताजी को देखेगा तो कहेगा मैं नेताजी बनूंगा। कहने का मतलब ये है कि उसका जो ब्रेन है ना, जो उसको ऑर्डर देता है, भाई जो चीजें वो देखता है वैसा बनने की कोशिश करता है वो। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो कोशिका होती है ना, वो बड़ी होकर के आगे चल के डेवलप होकर विकास करके कौन सी कोशिका में बदलेगी, ये भी कंट्रोल करता है उस कोशिका का केंद्रक। एक इमेज दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देख, ये कोशिका है, और वो कोशिका जो किसी भी कोशिका में परिवर्तित हो सकती है उसको स्टेम सेल कहा जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है, बस सुन लो। ये स्टेम सेल है, ये बड़ी होकर के हमारी ब्रेन की कोशिका भी बना सकती है, यानी कि न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका बना सकती है, हमारी मांसपेशी की कोशिका भी बना सकती है, और ये हमारी स्किन की कोशिका भी बना सकती है। स्किन की कोशिका को इपिथेलियल सेल कहा जाता है, जो हमारी शरीर की रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो कहने का मतलब ये कोशिका बड़ी होके न्यूरॉन बनाएगी, कि मसल सेल बनाएगी, कि इपिथेलियल सेल बनाएगी, हिंदी में बोल देते हैं।
तंत्रिका कोशिका बनाएगी, मांसपेशी की कोशिका बनाएगी कि उपकला की कोशिका बनाएगी? ये कौन कंट्रोल करेगा? केंद्रक। यानी कोशिका के डेवलपमेंट, कोशिका के विकास को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक। ये केंद्रक का दूसरा काम हो गया। पहला काम क्या था? कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। दूसरा, कोशिका के डेवलपमेंट को, कोशिका के डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? विकास। कोशिका के डेवलपमेंट को नियंत्रित करता। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है हमारे कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में बहुत सारी अभिक्रियाएं चलती हैं। अभी जब श्वसन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। जब आप खाना खाते हो, मान लो आपने रोटी खाया, तो रोटी में स्टार्च पाया जाता है, फिर उस स्टार्च को तोड़ा जाता है, स्टार्च को तोड़ के माल्टोज और फिर लास्ट में उससे ग्लूकोज बनाया जाता है। भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना पाचन कहलाता है। तो आपने स्टार्च को तोड़ा, उससे छोटा अणु बनाया माल्टोज, फिर माल्टोज को तोड़ा, उससे छोटा अणु बनाया ग्लूकोज। क्या कर रहे हो? पाचन कर रहे हैं। फिर ये ग्लूकोज पता है कहां जाएगा? कोशिका के अंदर घुस जाएगा और पहुंचेगा कोशिका द्रव में। और आपको यकीन नहीं होगा, ये ग्लूकोज 10 स्टेप के बाद पायरुविक एसिड में बदल जाता है। सोचो कितनी बड़ी अभिक्रिया, मतलब 10 अभिक्रियाएं चलेंगी ना, उसके बाद ये बदलेगा पायरुविक एसिड में। कौन? ग्लूकोज। और फिर वो पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस जाता है और वहां जाता है, तब जाके इससे बनता है CO2, वाटर और एनर्जी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ग्लूकोज कोशिका के अंदर गया था कोशिका द्रव में, वो 10 अभिक्रियाओं से गुजरता है तब टूटता है। और हर एक अभिक्रिया में एक एंजाइम चाहिए और एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है। और पता है वो एंजाइम बनाता कौन है? यही केंद्रक बनाता है। कहने का मतलब, सोचो अगर केंद्रक बोल दे कि ग्लूकोज तुम अंदर तो जाओगे लेकिन तुम टूट नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हम उत्प्रेरक भेजेंगे ही नहीं, तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा। अब सोचो ग्लूकोज के ना टूटने से कितनी दिक्कत है। आप ठूस ठूस रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, और उस रोटी को ग्लूकोज में तोड़ भी दिया गया, लेकिन जब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा आपको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। चाहे इतना खाना खाओ, एनर्जी मिलेगी नहीं आपको। क्यों नहीं एनर्जी मिल रही है? क्योंकि ग्लूकोज टूट ही नहीं पा रहा है। ग्लूकोज क्यों नहीं टूट पा रहा है? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो रिएक्शन है वही नहीं चल पा रही है। और रिएक्शन क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि जो उत्प्रेरक चाहिए वो है नहीं वहां पे। कुछ ज्यादा हो गया सिंपल समझो, सिंपल सिंपल एक लाइन में समझो। कोशिका द्रव में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल भी कौन करता है? केंद्रक करता है। सिंपल। तो तीसरा पॉइंट है कि कोशिका द्रव्य में चलने वाली, होने वाली अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? केंद्रक। और यह मत सोचना कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ाया, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही पढ़ा है। विश्वास नहीं है? आओ दिखाते। देखो मैंने जितना बोला सब एनसीईआरटी में लिखा है। आपको लगेगा अरे सर कुछ ज्यादा पढ़ा देते हो। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ाते भाई, जितना आपके एनसीईआरटी में है उतना ही पढ़ाते हैं, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही पढ़ाते हैं, बस उसको डिटेल कर देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैंने बोला था ना, एक बार अच्छे से विजन होना जरूरी है, क्योंकि जिसका विजन नहीं उसका रिवीजन क्या घंटा करोगे? जब तक विजन नहीं होगा काहे का रिवीजन? फिर रट्टा मार, रिवीजन थोड़ा नहीं करो। रिवीजन का मतलब ये होता है रिवीजन, दोबारा आप चीजों को समझ रहे हो, देख रहे हो। अरे जब पहली बार अच्छे से समझा होगा तभी तो रिवीजन होगा। पहली बार में रट्टा मार के आए थे तो कहां रिवीजन होगा? देख लो एक बार। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकीय जनन मतलब कोशिका का विभाजन। जनन का मतलब क्या होता है? अपनी जैसी संतान पैदा करना ही तो जनन कहलाता है। अगर एक कोशिका अपनी जैसी कोशिका बनाएगी तो इसी को तो कोशिकीय जनन कहोगे। और अपनी जैसी कोशिका बनाना कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी कोशिका विभाजन को कौन कंट्रोल कर रहा है? केंद्रक कंट्रोल कर रहा है। समझ पाए? आगे सुन लो, आगे सुन लो। यह कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है। देखा, एनसीईआरटी बहुत कमाल की किताब है। 10 लाइन को एक लाइन में लिखती है और कहती है जाओ समझो इसकी कहानी जा करके।
तो एनसीईआरटी बच्चों के लिए थोड़े ना बनाई गई है, एनसीईआरटी बनाई गई है टीचर्स के लिए, कि टीचर आप पढ़ो एनसीईआरटी और बच्चों को उनकी लाइनों को समझाओ, गूढ़ रहस्यों के बारे में बताओ। देखा एनसीईआरटी क्या कह रही है, कोशिका का विकास और उसका परिपक्वन, मतलब कोई कोशिका तंत्रिका कोशिका बनाएगी कि मांसपेशी की कोशिका बनाएगी कि स्किन की कोशिका बनाएगी, ये भी कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक। तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कौन डिसाइड करता है, केंद्रक। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट भी लिखा है जो मैंने क्या बोला था, कोशिका द्रव में चलने वाली अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज टूट के CO2 पानी बनाएगा, सॉरी ग्लूकोज टूट के पायरुविक अम्ल बनाएगा और फिर पायरुविक अम्ल टूट के CO2 पानी बनाएगा। ये सब कुछ कंट्रोल करता है केंद्रक। विश्वास नहीं है, पढ़ लो। कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित, डायरेक्शन देता है केंद्रक। तो ये केंद्रक के 3 काम जो एनसीईआरटी में दिए हैं, जिसको हमने आपको डिटेल करके समझा दिया, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और भूलेगा नहीं। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं शुरू से लास्ट तक। मेरे ख्याल से केंद्रक में बस इतना ही था, अब कुछ है नहीं। अच्छा एक चीज और है, ठीक है बताते हैं। एक बार फटाफट शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, जितने पॉइंट हमने सिखाए हैं फटाफट सुनते हैं। पहला पॉइंट, केंद्रक के चारों तरफ कितनी झिल्ली होती है, 2 झिल्ली है। झिल्ली में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिससे केंद्रक द्रव आराम से बाहर निकल सकता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, जो केंद्रक द्रव्य होता है उसके अंदर छड़ की समान संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र में डीएनए पाया रहता है, डीएनए में जीन पाया रहता है, और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है और जीन लक्षणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि केंद्रक करता क्या है हमारे शरीर में। तो ये जो केंद्रक है ना हमारे शरीर में 3 काम करता है, यानी हमारी कोशिका में 3 काम करता है केंद्रक। पहला क्या करता है, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। कोशिका का विभाजन कब होगा कब नहीं होगा ये न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। संयुक्त परिवार में घर को कब बंटवारा करना ये हमारे दादाजी डिसाइड करेंगे, कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो वैसे ही कोशिका विभाजन को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक कंट्रोल करता है। दूसरा, किसी भी कोशिका का डेवलपमेंट क्या होगा, वो बड़ी होकर कौन सी कोशिका में बदलेगी, ये भी कौन डिसाइड करता है, केंद्रक डिसाइड करता है। और तीसरा, कोशिका द्रव में जितनी भी प्रक्रियाएं चलती हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। और लास्ट पॉइंट, केंद्रक के आधार पे कोशिकाओं को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ये लास्ट पॉइंट है केंद्रक का। केंद्रक के आधार पे कोशिकाओं को 2 पॉइंट में बांटा गया, सॉरी कोशिकाओं को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली, पुराने जमाने की कोशिकाएं, पुराने जमाने की कोशिकाएं। कहते ना ये पुराने जमाने के लोग हैं, गांव में देखा वो लोग कहते हैं। और कोई शहर से आ रहे तो बोलती नए जमाने का लोग है, तो वही है पुराने जमाने की कोशिकाएं। अब एनसीईआरटी ऐसे थोड़ा नहीं लिखेगी, वो तो किताब है, वो तो अपना प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी। तो हम लोग देहाती भाषा में पढ़ रहे हैं पुराने जमाने की कोशिकाएं। वो अलग बात है, हमको देहाती भाषा जल्दी समझ में आती है, किताबी भाषा कम समझ में आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, देहाती भाषा में समझो, किताबी भाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। तो पुराने जमाने की कोशिकाएं और नई जमाने की कोशिकाएं, नए पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं यार, नए जमाने की कोशिकाएं। पुराने जमाने की कोशिकाओं को एनसीईआरटी नाम देती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने कहा था ना हिंदी थोड़ी हमारी खतरनाक है, हिंदी में बोलते हैं हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं, ये मत सोचो कुछ और कहा जाता है। और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अंग्रेजी लिख रहे हैं, देख के भड़कना नहीं, हिंदी एनसीईआरटी से देख लेना, हम हिंदी लिख नहीं पाएंगे इसकी, इसलिए हमने बता दिया ऐसा। ये देखो यहां लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो पुराने जमाने की जो कोशिकाएं हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, पुराने जमाने की कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और नए जमाने की कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। अब सवाल है कि सर ये क्यों इनको कहा जाता है पुराने जमाने के और क्यों कहा जाता है नए जमाने के। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, पुराने जमाने की कोशिकाएं होती है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट, अरे यार कमाल की बात है, कोशिका है और कोशिका का मालिक ही नहीं है है ना कमाल की बात, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। एनसीईआरटी में तो पूरा एक टेबल दिया है, दोनों में अंतर का पूरा टेबल दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको टेबल समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन यहां से अगर बनता है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से, तो गलत नहीं होगा। अभी टेबल समझाएंगे, पहले थोड़ा फंडामेंटल समझा दे क्या है इसमें। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसको कहा जाता है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है।
और यूकैरियोटिक कोशिका उसको कहा जाता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। एक तो कमाल की बात यह है, और दूसरी बात तो और ज्यादा कमाल की है। अभी मैंने पढ़ाया तेरा कि केंद्रक के अंदर, थोड़ा पानी पी ले, मुंह सूखने लगा इतनी जल्दी, अभी तो आधा घंटा ही हुआ। हाँ, अभी मैंने बोला था ना केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, बताया था ना। यहां पर केंद्रक नहीं है लेकिन गुणसूत्र होता है। ये और खतरनाक बात बता दी आपने तो। केंद्रक नहीं है लेकिन गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम उपस्थित होता है। एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, और वो कोशिका द्रव्य में यहां वहां बिखरा रहता है। अरे जब घर ही नहीं है तो तुम खाना बदोशी जीवन ही व्यतीत करोगे, जहां मिला वहीं सो लिए, जहां मिला वहीं रह लिए। तो इसका घर ही नहीं बेचारे का। गुणसूत्र का घर क्या होता है? केंद्रक। बेचारे को भगवान ने घर नहीं दिया तो क्या करेगा? जहां जगह मिलेगा वहीं सोएगा। तो कोशिका द्रव्य में छितरा होता है, छितराया होता है, बिखरा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या केंद्रक पाया जाता? नहीं, घर नहीं पाया जाता। लेकिन क्या गुणसूत्र पाया जाता? हां, गुणसूत्र पाया जाता। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सिर्फ एक, सिंगल होगा, और यहां वहां बिखरा होगा। यहां आ जाओ यार, ये मैंने क्या पढ़ा दिया? ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे केंद्रक होगा, क्या लिख दिया यार मैंने, भावनाओं में बह गए क्या? केंद्रक पाया जाता है, सॉरी 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 सॉरी, केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक है तो गुणसूत्र तो होगा ही होगा, तो यहां पर गुणसूत्र तो उपस्थित होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खास बात यह, गुणसूत्र की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो अब एक बात बताना, क्या इसके अंदर केंद्रक है? नहीं। क्या इसके अंदर केंद्रक है? हां। और केंद्रक वेल डेवलप होता है, सुविकसित होता है, मतलब दो ठो झिल्ली भी होगी, झिल्ली में छोटे छोटे छेद भी होंगे, वो सब चीजें होंगी जो होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वेल डेवलप न्यूक्लियस, सुविकसित केंद्रक कहां पाया जाता है? नई जमाने की कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? और यहां पे केंद्रक है ही नहीं, गुणसूत्र है, वो भी सिंगल है, वो भी यहां वहां बिखरा है। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को डिफरेंशिएट करता है, दोनों में अंतर करता है। ठीक है, और भी खास बात है, सुनो ध्यान से। अभी आगे चल के पढ़ाएंगे हम कि कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंग, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग है, गाल्जी बॉडी कोशिकांग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकांग है, राइबोसोम कोशिकांग है। ये सब कोशिकांग है, कोशिका के अंग है। आपको पता है कोशिका पूरी फैक्ट्री के काम करती है, और उस फैक्ट्री में छोटी छोटी मशीनें लगी हैं। फैक्ट्री की तो मशीनें भी तो होंगी वहां पे। तो जैसे फैक्ट्री होती है, उसके अंदर बहुत सारी मशीनें होती हैं, ठीक वैसे ही कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो मशीनों का काम करते हैं। जैसे राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है वो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी बनाने की फैक्ट्री है, पावर हाउस कहा जाता है। जो लाइसोसोम है वो बॉडीगार्ड का काम करता है, पूरा प्रोटेक्शन करता है कोशिका का, दुश्मनों को निपटाता रहता है, और जब लगता है कोशिका खतरे में तो कोशिका को ही निपटा देता है। कहने का मतलब यह है कि कोशिकांग जितने भी होते हैं कोशिका के अंदर, वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। सिर्फ एक ही कोशिकांग भगवान ने दिया है, राइबोसोम। लो बेटा ये राइबोसोम लो, तुम प्रोटीन बनाओ, जिंदा रहो, काम खत्म, और तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग ही नहीं है तो क्या झेलेगा यार। जिसके पास दिमाग ही नहीं है, जो मंद बुद्धि टाइप का है, वो फिर बड़े टारगेट को कैसे अचीव करेगा? तो भगवान ने कहा कि यार देखो, भगवान देखो तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं, तो कोशिकांग लेके क्या करोगे? राइबोसोम ले लो, प्रोटीन बनाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। नए जमाने की कोशिकाएं, वेल डेवलप न्यूक्लियस है, वेल डेवलप ब्रेन है, खतरनाक खोपड़ी है, तो भगवान ने सारे कोशिकांग ठूस ठूस के भर दिए। जाओ तुम माइटोकॉन्ड्रिया भी ले जाओ, गाल्जी बॉडी भी ले जाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ले जाओ, राइबोसोम भी ले जाओ, जो चाहिए सब ले जाओ, क्योंकि भगवान को भी पता है कि तुम पूरा हैंडल कर पाओगे। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो आओ जरा सा एनसीईआरटी का वो टेबल देखते हैं जो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तरफ दिया है प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ दिया है यूकैरियोटिक सेल, और सबसे शुरुआत जो एनसीईआरटी करते हैं उसके साइड से करती है। और इसमें लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का साइज बहुत छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होता है, फिर इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। तो बहुत छोटा है ये, और इससे काफी बड़ा, सोचो 5 गुना से 10 गुना बड़ा होता है कौन?
यूकैरियोटिक कोशिका 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक बड़ी होती है। कौन? यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा पॉइंट वही केंद्र की क्षेत्र के बारे में दिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तो पाया नहीं जाता, लेकिन गुणसूत्र पाया जाता है। और गुणसूत्र कितना होता है? सिंगल, एक गुणसूत्र पाया जाता है। अभी मैंने सब समझाया आपको। और इसमें गुणसूत्र एक से ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें जो केंद्रकीय क्षेत्र है, जो केंद्रक होता है, सुस्पष्ट वेल डेवलप होता है, चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से भी घिरा होता है। यहां पर जब केंद्रक ही नहीं है तो झिल्ली कहां से होगी? एक खास बात है, जिस जगह पे गुणसूत्र पाया जाता है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उस जगह को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। तो यहां उसने फिलिंग द ब्लैंक्स बना दिया और पूछा है कि जहां पर गुणसूत्र पाया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना, थ्योरी में मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट, झिल्ली युक्त कोई भी कोशिका अंग नहीं पाया जाता है। एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा टर्म इस्तेमाल किया है, झिल्ली युक्त, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम तो नंगू नंगू होता है, उस पर कोई झिल्ली नहीं होती। तो राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि अगर राइबोसोम भी नहीं दिया भगवान ने तो बेचारा प्रोटीन कैसे बनाएगा? और बिना प्रोटीन इसकी दुनिया सूना सूना लगेगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बिना प्रोटीन के। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन यहां देखो, अब यहां उसने फिलिंग द ब्लैंक्स बना दिया, तो यहां पर झिल्ली युक्त सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ये भरना है। तो उम्मीद आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। और इस तरह से पूरा केंद्रक टॉपिक खत्म होता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि केंद्रक में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उनको फटाफट सॉल्व करते हैं। थोड़ा पानी पी लें तब तक, 1 मिनट दे रहे हैं, आप रिवाइज कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। हेलो हेलो, हाँ, रिवाइज कर लिया होगा आपने। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में केंद्रक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि छड़ की आकार की संरचना जो केंद्रक में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम वन लाइनर बना के बोल रहे हैं आपको। आरआरबी टेक्नीशियन का 2024 से क्वेश्चन है, टेक्नीशियन ग्रेड का। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य, 3 कार्य मैंने पढ़ाया था आपको। पहला, कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। दूसरा, कोशिका के विकास में सहायता करेगा। और तीसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करेगा। ऑप्शन सुनते हैं जरा सा। क्वेश्चन पूछा है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सवाल है। ऑप्शन सुनते हैं। पहला, अपशिष्ट का पाचन करना। दूसरा, भोजन के भंडारण इकाई के रूप में कार्य करना। तीसरा, ऊर्जा उत्पन्न करना। और चौथा, कोशिका की जीवन क्रियाओं का नियंत्रण करना। कोशिका की जीवन क्रियाओं को नियंत्रण करना, कुल मिलाकर कोशिका के अंदर जो अब क्रिया चल रही है ना उसको कंट्रोल करना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक में से निम्नलिखित में से कौन एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली में होता है और कोशिका द्रव्य से अलग होता है? केंद्रक। सिंपल। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? कोशिका का कौन सा घटक है जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? पहला, कोशिका द्रव्य। बिल्कुल गलत है, कोशिका द्रव्य तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। दूसरा, केंद्रक झिल्ली। हाँ, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। तीसरा भी सुन लो, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिका में? कमेंट में बताना कि कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती, मैंने पढ़ाया था। और चौथा है राइबोसोम। तो राइबोसोम भी पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका द्रव्य भी पाई जाती है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और यही पूछा था कि कौन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है और आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है,
फिर से सुन लेंगे सवाल। प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं? अरे नहीं पाए जाते, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, आकार बहुत छोटा होता है। हाँ ये बात सही, आकार काफी छोटा होता है। एकल गुणसूत्र पाया जाता है। हाँ ये भी सही बात है, सिंगल गुणसूत्र पाया जाता है। और इसका न्यूक्लियर क्षेत्र न्यूक्लियोइड कहलाता, अभी मैंने बताया था। यस, ये भी बात सही है। तो तीनों पॉइंट सही हैं। छोटा आकार होता है, एक गुणसूत्र होता है, और न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है, खत्म कहानी। देखा, 2 कौड़ी का टॉपिक था ये। तो उम्मीद है आपको पूरा केंद्रक टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कोशिका द्रव्य, अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बहुत आसान है, साइटोप्लाज्म में सिर्फ 1-2 पॉइंट याद रखना है, और वो भी आप पहले से जानते हो। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। दोनों को मिला दे तो जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य नाम सबसे पहले किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। अगली बात, अगला पॉइंट, लिखाएंगे नहीं, सुन लो, सब पहले से पता है क्या लिखाना यार। कोशिका द्रव्य में ही कोशिकांग तैरते हुए पाए जाते हैं। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, देखो आपको दिख भी रहा होगा, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तैर रहा है, इसी के अंदर गाल्जी बॉडी तैर रही है, इसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैर रहा है, इसी के अंदर राइबोसोम तैर रहा है, इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट तैर रहा होता है, इसी के अंदर सेंट्रोसोम तैर रहा होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सारे कोशिकांग कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। तो 2 ही पॉइंट याद रखना है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और दूसरा पॉइंट, सारे कोशिकांग कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। काम खत्म। आते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत कठिन लगता है, जल्दी याद नहीं होता। आप एक पहली बार में एनसीईआरटी पढ़ो, समझ ही नहीं आएगा एनसीईआरटी में लिखा क्या है। रटना तो वो दूर की बात है, समझ में आएगा तब ना याद करोगे यार। जब विजन क्लियर होगा तब ना रिवीजन करोगे, विजन ही नहीं समझ क्लियर नहीं हो पाता। इतना खतरनाक तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा है इस टॉपिक को, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका। शुरू करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू करते हैं। चलो सुनो ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक, मैंने बोला था ना, कोई भी कोशिकांग पढ़ना, ये भी कोशिका का एक अंग है यानी कोशिकांग है। तो जब भी कोई कोशिकांग पढ़ना तो पहला पॉइंट यही सोचना कि क्या इसके चारों तरफ कोई झिल्ली पाई जाती है। तो हाँ, इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, किसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका में पहला पॉइंट यही लिखेंगे, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। पहला पॉइंट यही है, किसके चारों तरफ झिल्ली पाई। दूसरा पॉइंट सुनो ध्यान से। जब कोशिका द्रव्य में ध्यान से देखोगे ना, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदब्बी जालिका है, वो पूरा एक जाल बनाया होता है। हम दिखा देते हैं डायग्राम, आपको ज्यादा तेज समझ में आएगा। ये आपको नेटवर्क दिख रहा है, किस कलर से दिखाएं तो समझ में आएगा। ये देखो, ये आपको जाल दिख रहा है। ये जितना जाल है, ऐसा लगता है कि पूरे कोशिका द्रव्य में धागों का जाल बना है, और इसी नेटवर्क को, इसी जाल को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखा, पूरा कोशिका द्रव्य में जाल बना हुआ है। जैसे आप घूमने निकलो तो देखो, हर तरफ पता लगा सड़कें सड़कें बनी हुई है, हर तरफ हाईवे हाईवे बने हैं। पूरे इंडिया में सड़कों का जाल बना दिया नितिन गडकरी जी ने, बनाया ना, हाईवे का पूरा नेटवर्क बना दिया। वैसे ही कोशिका द्रव्य में भी पूरा रोड का, सड़क का, हाईवे का पूरा जाल बना होता है। उसी जाल को कहा जाता है अंतःप्रदब्बी जालिका। नाम ही देखो ना, अंतःप्रदब्बी जालिका, यानी ऐसा जाल जो कोशिका द्रव्य के अंदर फैला हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि अंतःप्रदब्बी जालिका होती क्या है, तो बायोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं कि यह नलिकाओं का जाल होता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यह वर्ड आपको मिलेगा। देखो यहां लिखा हुआ, झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, जाल होता है। तो आसान भाषा में कहें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नलिकाओं का, पतली पतली चादरों का एक जाल होता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ नलिकाएं ही पाई जाती है, नहीं नहीं, इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। इसमें पतली पतली नलिकाएं भी होती हैं, ट्यूब लाइक, ट्यूब समझते हो ना, ट्यूब मतलब कैसे बताएं ट्यूब क्या होता है? अरे पाइप देखा है, पाइप ऐसे समझो, ऐसे ये देखो, मतलब इस तरह की नलिकाएं होंगी और बीच बीच में इस तरह के ट्यूब भी पाए जाते हैं और किनारे किनारे पे इस तरह की थैलियां भी पाई जाती। एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिखा लेकिन लिखा है। इसको जब आप 11 में जाओगे तो वहां पढ़ाया जाएगा, इसको सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल कहा जाता है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, विसाइकल या वेसिकल कहा जाता है। एनसीईआरटी ने यह सब नाम नहीं दिया, बस इतना बोला है कि जो अंतःप्रदब्बी जालिका होती है उसमें लंबी नलिका भी होती है और गोल गोल या आयताकार थैली, पुट्टिकाएं भी पाई जाती हैं। तो समझ में आया, अंतःप्रदब्बी जालिका में नलिकाओं का जाल भी है, लंबी लंबी नलिकाएं भी हैं, गोल गोल पुट्टिकाएं भी हैं। अब इसको लिखाएंगे नहीं, याद रखना। पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि अंतःप्रदब्बी जालिका में, अंतःप्रदब्बी जाल के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि यह नलिकाओं का जाल होता है जिसमें लंबी लंबी नलिकाएं भी होती हैं, गोल गोल पुट्टिकाएं भी होती हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक। अब सुनो, अब आते हैं अपने पॉइंट फिर से यहां पे। तो पहला पॉइंट ये हो गया, इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिख लेंगे, इसमें चलो लिखे देते हैं, लंबी लंबी नलिकाएं, लंबी लंबी नलिकाएं और गोल गोल पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, गोल गोल पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, गोल गोल पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। और ये पूरा कोशिका द्रव में एक जाल के समान संरचना बनाती है, ये भी लिख दें। और ये कोशिका द्रव्य में, और ये कोशिका द्रव्य में जाल के समान, जाल के समान संरचना बनाती है, जाल के समान संरचना बनाती। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट सुनो, अब ये जो ER है ना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम समझ जाना यार। अंतःप्रदब्बी जालिका बार बार नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा वर्ड कौन बोलेगा। तो शॉर्ट में अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी का शॉर्टकट क्या होता है? ER। तो जो अंतःप्रदब्बी जालिका होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो खुरदुरी होती है ना, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। हिंदी में क्या बोलेंगे? खुदरी अंतःप्रदब्बी जालिका, एनसीईआरटी में दिखा देंगे अभी। और जो चिकनी होती है उसको बोलते हैं ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। हम दिखा देते हैं एनसीईआरटी में कहां लिखा है, देखो, खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका मिला, और चिकनी नहीं लिखा, नालायक। ये ACR लिखा हुआ है यार, कहीं लिखा होगा, ये चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःद्रव्यी। अरे यार क्या क्या हिंदी है भाई। तो बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला खुरदुरी, खुरदुरी मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा चिकनी, चिकनी मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सवाल है कि क्यों बोलते हैं खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सुनो ध्यान से। इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यार, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पतली पतली नलिकाओं का जाल बना दिया हमने, यहां भी बना देते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, अब सुनो, क्यों कहा जाता है इसको, क्यों कहा जाता है इसको खुरदरी? क्योंकि इसकी सतह पे, इसकी सतह पे राइबोसोम पाया जाता है, इसकी सतह पे राइबोसोम पाया जाता है, इसकी सतह पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम। इसीलिए इसको नाम दिया गया है खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और इस सतह पे राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगला पॉइंट हमारा यही है कि कोशिका एंडोप्लाज्म, देखो यही होता है यार, जब इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाला टीचर हिंदी मीडियम में पढ़ाता है तो यही होता है, जबान लड़खड़ाती है और बोलने में दिक्कत होती है। खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना यार। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, दूसरा हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR, मतलब खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। वेरी गुड। अब सुनो, इसमें क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? राइबोसोम। और एक बात याद रखना, इसका नाम लिख देते हैं, यह है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी प्रोटीन बनाने का काम की जिम्मेदारी इसी के पास है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तब जरा सोच के बताओ कि जब ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है और यहां पर पूरा फैक्ट्रियों का जाल बना हुआ है, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी है, इसका मतलब कि RER का भी जो मेन काम होता है वो क्या होता है? प्रोटीन बनाना। थोक के भाव प्रोटीन बनाती है RER। जब सारी फैक्ट्री खुद के बाप की तो फिर चाहता प्रोटीन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो थोक के भाव प्रोटीन बनाती है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सवाल है कि सर फिर ये क्या करती है? इसके पास तो राइबोसोम है नहीं, तो भैया ये ना लिपिड बनाती है, वसा बनाती है। वसा और लिपिड बनाने का ठेका इसको मिला है। प्रोटीन बनाने का ठेका भगवान ने किसको दिया? RER को। और लिपिड और वसा बनाने का ठेका भगवान ने किसको दिया? ACR को। याद रहेगा? तो अगला पॉइंट यही है कि ER जो होता है 2 प्रकार का होता है, RER और ACR। RER की सतह पे राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं खुरदरी। ACR की सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसको बोलते हैं चिकनी। जो RER होता है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, जबकि जो ACR होता है वो लिपिड और वसा बनाने का काम करता है। NCERT में सब कुछ लिखा हुआ है, हमको लिखाने वाले नहीं है, आप देख के लिख लीजिएगा, अपने से नोट्स बना लीजिएगा। एक बार फटाफट कहानी सुना देते हैं। अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका RER और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका ACR। ठीक, RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन तैयार होता है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ACR वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करता है। समझ में आ गया? और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये इमेज की हेल्प से चाहो तो याद कर सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का, ये खुरदरी, ये चिकनी। जो खुरदरी है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन। जो चिकनी है वो क्या बनाएगा? वसा और लिपिड। ये खुरदरी क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ये सब राइबोसोम है। अब आपके सिलेबस में नहीं वरना पढ़ाते। कक्षा 11 में जब बायोलॉजी अगर आपने लिया होगा तो पढ़ा होगा, राइबोसोम भी 2 प्रकार का होता है, 70S एक 80S। और वो जो राइबोसोम होता है उसमें भी 2 छोटी छोटी इकाइयां होती है, 50, मान लो 70S है तो उसमें 50S और 30S होता है, इसलिए यहां पर 2 छोटी छोटी इकाइयां दिखाया गया। उस हमारे सिलेबस में नहीं, भाड़ में जाए। खाली इतना याद रखो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह पे क्या होगा? राइबोसोम उपस्थित होगा। राइबोसोम क्या बनाएगा? ये प्रोटीन बना बना के बाहर निकाल रहा है, 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 यहां पर इकट्ठा कर रहा है। कहानी समझ में आई? और जो चिकना होता है वो लिपिड और वसा बना बना के बाहर निकालता है, लिपिड और वसा बना बना के बाहर निकालता है, लिपिड और वसा बना बना के बाहर निकालता है और यहां पे इकट्ठा कर लेता है। कहानी समझ में आ गई? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी ने लिखा है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्या लिखा है, और देखना आपको फटाक से समझ में आएगा। एकदम 2 कौड़ी का टॉपिक है ये, 2 कौड़ी का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो प्राण निकल जाएगा आपका। देखो एक बात तो हमको समझ में आ गया कि जो RER है वो प्रोटीन बनाएगा और जो ACR है वो लिपिड बनाएगा। RER ने क्या बनाया? प्रोटीन। ACR ने क्या बनाया? लिपिड। खुरदरे ने क्या बनाया? प्रोटीन। चिकने ने क्या बनाया? लिपिड। और आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस केमिकल से बना होता है? यस, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो क्या प्रोटीन और लिपिड उसके बाप का था? अरे नहीं, इन्होंने बना के दिया था। तो इसका मतलब हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम कौन कर रहा है? यही दोनों कर रहे हैं, RER और ACR। RER ने प्रोटीन बनाया, ACR ने लिपिड बनाया, तब जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हो पाता है। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है,
देखो, प्रोटीन तथा, कहां मर गया ये, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिकाएं झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन। अगर एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन आ गया तो हालत खराब हो जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली जीवात जनन में सहायता करता है। अब बच्चों को लगेगा यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस। अरे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं, तुम्हारे एनसीईआरटी से पूछा है। झिल्ली जीवात जनन क्या होता है? झिल्ली को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। और झिल्ली को बनाने के लिए कौन कौन से दो केमिकल चाहिए, कौन कौन से दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए, कौन कौन से दो अणु चाहिए? एक प्रोटीन और एक लिपिड। और प्रोटीन बनाने का ठेका भगवान ने किसको दिया? खुरदुरे को। और लिपिड बनाने का ठेका भगवान ने किसको दिया? चिकने को। दोनों ने मिलकर बनाया प्रोटीन और लिपिड, तब जाके निर्माण हुआ कोशिका झिल्ली का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसी घटना को कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है ना, वो एंजाइम का काम करता है। जो लिपिड होता है वो हार्मोन का काम करता है। और एंजाइम और हार्मोन ये सब क्या होते हैं आगे चल के पढ़ाया जाएगा, जब आपको हम पढ़ाएंगे पोषण। और हार्मोन क्या होता है ये तब पढ़ाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं। अरे जब दिमाग के बारे में पढ़ाएंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहां पे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे, तब पढ़ाएंगे हार्मोन क्या होता है। समझ में आया? तो फिलहाल इतना याद रखना, प्रोटीन एंजाइम का काम करता है और वसा हार्मोन का काम करता है। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ गई? एक बार फटाफट रिवाइज करो जरा सा। पहला पॉइंट क्या बताया? अंतः प्रदब्बी जालिका चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और चिकनी। खुरदुरी किसको बोलेंगे? जिस पर राइबोसोम पाया जाएगा। चिकनी किसको बोलेंगे? जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। जिस पर राइबोसोम पाया जाएगा वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। जो चिकनी होगी वो क्या बनाएगी? प्रोटीन, लिपिड और वसा बनाएगी। क्या बनाएगी? लिपिड और वसा। और प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? झिल्ली जीवात जनन। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब सबसे खतरनाक पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? और एनसीईआरटी ने ऐसा सजा के लिखा है ना भाई साहब कि पढ़ने के बाद बेहोशी छाती है। समझ ही नहीं आता एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। तो हम लोग पहले इसको समझेंगे, फिर बाद में एनसीईआरटी से रीड करेंगे, ठीक है? और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसको इमेज की हेल्प से समझाएं, ताकि चीजें आपको आसानी से याद हो जाए और जल्दी भूले ना। और फिर इसकी नोट्स बना देंगे आप कहोगे तो। सुनो ध्यान से, क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो ये बात तो हमने पहले ही बताया था कि पूरे कोशिका द्रव में नलिकाओं का जाल कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात सोच के बताओ, अगर तुम्हारे शरीर में से सारी हड्डियों को निकाल दिया जाए तो क्या आपका शरीर ऐसे ही मेंटेन रहेगा कि लुंज पुंज होकर गिर जाएगा? लुंज पुंज होकर गिर जाएगा। अरे सपोर्ट ही कौन प्रोवाइड कर रहा है? हड्डियां। गांव में देखा होगा, शहरों में तो लोग शादियां कहां करते हैं? गेस्ट हाउस में करते हैं। गांव में आज भी टेंट लगाए जाते हैं, समियाना बोलते हैं ना उसको, टेंट लगाए जाते हैं। और उस टेंट को एक प्रॉपर शेप देने के लिए खंबे लगाने पड़ते बीच बीच में। सारे खंबे हटा दो तो टेंट ढह जाएगा। टेंट ढह जाएगा, ढहेगा ना? तो उस टेंट को सपोर्ट, एक आकार देने का काम वो सारे खंबे कर रहे हैं। ठीक वैसे ही कोशिका द्रव में ये जो पूरा जाल फैला है ना, ये कोशिका को एक प्रॉपर शेप देता है, एक आकार देता है। यानी अंतःप्रदब्य जालिका कोशिका द्रव को एक संरचना देता है, कोशिका को एक आकार देने का काम करता है। अगर ये अंतःप्रदब्य जालिका ना हो तो फिर कोशिका और लुंज पुंज हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? हां, और सुनो, और सुनो। पहला पॉइंट तो भी लिखा देंगे। पहला काम समझ में आ गया, कोशिका को एक आकार प्रदान करने का काम कौन करता है? अंतःप्रदब्य जालिका। दूसरा पॉइंट सुनो, अभी मैंने बताया था कोशिका द्रव में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, वो प्रोटीन बनाता है। अब अगर उस प्रोटीन को कोशिका द्रव में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे? सोचो, गांव में अगर एक भी सड़क ना हो, गांव में एक भी सड़क ना हो,
और वहां पे जो दूध वाले हैं उस दूध को शहर लेके जाना हो तो कैसे लेके जाएंगे? सड़क एक भी नहीं है, नहीं ले जा पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आराम से संचार व्यवस्था बनी रहे, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सके, तो आपको पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछाना पड़ेगा। गांव यानी कि कोशिका द्रव्य, और सड़कों का जाल यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका। और गांव की सड़क कौन बनाएगा? प्रधान जी बनाएंगे। तो सड़क प्रधान जी के घर तक न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सड़क प्रधान जी की घर, और प्रधान जी कौन है? कोशिका के मालिक। मालिक कौन होता है? केंद्रक। तो ये सड़क सिर्फ कोशिका द्रव्य में नहीं फैली होती है, केंद्रक तक भी जाती है। विश्वास नहीं है? देखो ये वाला फोटो, केंद्रक तक भी सड़क जाती है, यानी पूरे गांव में सड़क फैली है और ये सड़क केंद्रक तक भी गई है, सेंटर तक भी गई है, मालिक के घर तक भी गई है। फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा कि अगर आपको कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, ये पीला पीला प्रोटीन है, पीला पीला प्रोटीन है, पीला पीला प्रोटीन है, पीला पीला प्रोटीन है, कोशिका द्रव्य में प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना हो तो कौन ले जाएगा? किससे होते हुए जाएगा? इसी सड़क से होते हुए जाएगा, अंतःप्रदब्बी जालिका से होते हुए जाएगा। तो अंतःप्रदब्बी जालिका उसको क्या प्रदान करता है? चैनल प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? और कमाल की बात पता है कि अंतःप्रदब्बी जालिका में एक ऐसा भी अंतःप्रदब्बी जालिका होता है जिसके सतह पे राइबोसोम चिपका होता है, यानी इसकी जो सतह है ना वो प्रोटीन बनाने की जगह भी प्रोवाइड करती है। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विनिर्माण। अभी एनसीईआरटी में लाइन दिखाएं कहां लिखा हुआ है। तो पहला काम क्या बताओ? कोशिका को आकार प्रदान करता है, एक अंतः कंकाल बना देता है और कोशिका को आकार प्रदान करता है। दूसरा क्या है? पूरे कोशिका द्रव्य में नलिकाओं का जाल बना देता है जिससे प्रोटीन एक जगह से दूसरे जगह तक या फिर कोई और अन्य पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से आ जा सकता है। और यह सड़क क्या केवल कोशिका द्रव्य में होती है? प्रधान जी के घर तक नहीं गई होती है? बिल्कुल गई होती है। तो अंतःप्रदब्बी जालिका केंद्रक तक गया होता है, यानी कि अगर किसी प्रोटीन को केंद्रक के अंदर जाना है तो वो भी इसी रास्ते से होकर जाएगा, और किसी पदार्थ को केंद्रक से निकल के बाहर आना है कोशिका द्रव्य में तो वो भी इसी रास्ते से होकर आएगा। तो कोशिका द्रव्य में आवागमन में कौन सहायता करता है? अंतःप्रदब्बी जालिका। और केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आने जाने को भी कौन सहायता करता है? अंतःप्रदब्बी जालिका। कितने काम हो गए? 3। और चौथा काम तो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना उनको कशेरुकी कहा जाता है, वर्टिब्रेट। क्या हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है? हाँ है, तो हम लोग भी वर्टिब्रेट है। कुत्ते के शरीर में रीढ़ की हड्डी है? हाँ, तो वो भी वर्टिब्रेट है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, सियार, हम लोग सब लोग वर्टिब्रेट हैं। गाय, भैंस, बकरी, इन सब की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सब वर्टिब्रेट है। जितने भी वर्टिब्रेट है तो वर्टिब्रेट होते हैं, कशेरुकी होते हैं, उनमें लीवर पाया जाता है। एक अंग है लीवर, और लीवर के अंदर कोशिकाएं होंगी। मैंने पढ़ाया था आपको, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। और मैंने यही एग्जांपल दिया था कि लीवर की कोशिकाओं को यकृत कोशिकाएं, हिपैटिक सेल कहा जाता है। और जब यकृत कोशिकाएं काम करती है तभी तो लीवर काम करता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो लीवर की कोशिकाओं में भी तो अंतःप्रदब्बी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, बिल्कुल होगा। वहां भी तो एसीआर और आरईआर होगा, बिल्कुल होगा। तो लीवर की कोशिकाओं की जो एसीआर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसकी एक बहुत ही खास बात है कि वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो हम जो दवा खाते हैं, अब अपना एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग ह्यूमन मनुष्य का एग्जांपल ले रहे हैं। हम लोग दवा ठूस ठूस के खाते हैं बिना समझे कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। डॉक्टर साहब इतनी दवा लिख देते तो हमको खाना हमारी मजबूरी हो जाती है, जबकि इतनी जरूरत होती नहीं है, लेकिन डॉक्टर पैसा बनाने के लिए दवा लिख देते हैं। अब बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे डॉक्टर साहब लोग, कोई बात नहीं। तो जो हम दवा खाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो जहर का काम करते हैं। तो उस जहर को निष्क्रिय बनाने का काम पता है कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? लीवर का। तभी तो कहा जाता है कि जो लीवर है ना वो जहर को निष्क्रिय करने का काम करता है। आपको पता भी होगा, गांव में जो सबसे ज्यादा दारू पीता है ना, सबसे पहले उसका लीवर खराब होता है, क्योंकि जब वो दारू पियोगे तो दारू के अंदर भी तो केमिकल है, एथिल अल्कोहल केमिकल ही तो है। वो जो शरीर में जाएगा तो जहर बन जाएगा, उस जहर को निष्क्रिय करने का काम लीवर करता है।
एक ढक्कन मारो, दो ढक्कन मारो, कोई दिक्कत नहीं, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। अबे जब तुम पौवा पौवा मारोगे तो क्या करेगा बेचारा, काम करना ही बंद कर देगा, फूल जाएगा लीवर, कहेगा हमसे ना हो पाएगा, निकलो यहां से। तो सवाल है कि लीवर जो डिटॉक्सिफाई कर रहा है वो किसकी वजह से कर पा रहा है, एसीआर की वजह से। तो एनसीईआरटी लिखती है कि वर्टिब्रेट में यानी कि कशेरुकियों में जो यकृत होता है उसमें जो चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दवाओं या विष को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अब एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ो तो आपको धनाधन समझ में आएगा। आप पढ़ के दिखाते हैं। कोशिका द्रव्य के, कहां मर गया यार, ये देखो नहीं लिखा, ये कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करता है। ढांचा सहारा प्रदान करने का काम करता है। तो हम लिखाएंगे नहीं, अब पॉइंट वाइज लिख लेना। पहला पॉइंट हेडिंग बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, और पहला पॉइंट लिखना यह कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करता है। किताबी लैंग्वेज ज्यादा कठिन लगे तो आसान भाषा में लिख लेना, यह कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, या ऐसे लिख लेना। पहला पॉइंट ये लिखना, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है, उसको अंदर से सहारा देता है, ये पहला पॉइंट लिखना। दूसरा पॉइंट देखो, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोटीन के परिवहन में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट ये मैंने बताया था ना, पूरे गांव में सड़कों का जाल है और वहां से प्रोटीन को ले आते हैं, ले जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये लिखना कि कोशिका द्रव्य में एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोटीन को ले जाने में सहायता करता है। तीसरा पॉइंट तो यहां लिखा है, केंद्रक के मध्य, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य, यानी प्रधान जी के घर से लेकर के अगर प्रोटीन को किसी गांव में किसी और के यहां भेजना हो तब भी तो उसी रास्ते से प्रोटीन जाएगा। मतलब केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में अगर प्रोटीन को ले आना ले जाना है तब भी सहायता कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे नीचे कोने में लिखा हुआ है, एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके यकृत की कोशिकाओं में एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष, जहर तथा दवा को निराविषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसमें से जहर को निकाल देता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किताबी लैंग्वेज कठिन लग रही तो अपने से बनाकर लिख लेना कि कशेरुकी जंतुओं, सिंपल लिखना यार, यकृत में एसीआर पाया जाता है और यह एसीआर विष और दवाओं को डिटॉक्सिफाई करने में सहायता करता है, निराविषीकरण करने में सहायता करता है। समझ में आया? तो इस तरह से अंतःप्रद्रव्य जालिका खत्म हो गई, टॉपिक खत्म हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक बार फटाफट शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। दूसरा पॉइंट पढ़ाया, झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक होती है आरईआर, एक होती है एसीआर। आरईआर की सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, एसीआर की सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। आरईआर प्रोटीन बनाती है, एसीआर लिपिड और वसा बनाती है। अगला पॉइंट बताया था कि ये प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। इस घटना को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। समझ में आया? फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य पढ़ाए। कार्य में मैंने 4 कार्य बताए। पहला कार्य बताया कि कोशिका द्रव्य में कंकाल बनाता है और कोशिका को आकार प्रदान करता है। दूसरा बताया कोशिका द्रव्य में प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए सतह प्रदान करता है। तीसरा बताया केंद्रक से कोशिका द्रव्य में किसी स्थान तक प्रोटीन को ले जाने में सतह प्रदान करता है। चौथा बताया कि यकृत की कोशिकाओं में जो एसीआर पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वह जहर और दवाओं के डिटॉक्सिफिकेशन में सहायता करता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं कि इस पे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहे, रिवाइज कर लीजिए, फिर पीवाईक्यू लगाते हैं और आज का सेशन खत्म करते हैं, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। चलिए, रिवाइज कर लिया होगा आपने। फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान सुनना, कौन सा कोशिकांग है जो विभिन्न कोशिका द्रव्य क्षेत्र के बीच पदार्थ के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी तो पढ़ाया।
सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग है जो विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? दवा के जहरीले प्रभाव को खत्म कौन करता है? जहर के जहरीले प्रभाव को खत्म कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें भी कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका? यकृत का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिका के अंदर परिवहन के लिए एक मार्ग के रूप में और एक विनिर्माण सतह के रूप में कार्य करता है? कोशिका द्रव्य में रास्ता प्रदान कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और विनिर्माण सतह का मतलब कुछ बनाने के लिए भी सतह कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक आरईआर और एक एसीआर। जो आरईआर होता है उसकी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, तो सतह दिया ना उसने प्रोटीन बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए उसने सतह दिया, इसी को बोलते हैं विनिर्माण सतह। तो जवाब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतने सवाल पूछे गए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।